Assalamualaikum to all of you. Hope you all are doing well. Am I audible to all of you? Yes, ma'am. All right. So let's start with our topic, that's the benefits of breastfeeding. Actually, from 1st August till 7th August, we celebrate this whole week as the benefits of breastfeeding or the breastfeeding awareness. We tell about the breastfeeding benefits और कुछ ऐसे मिथ्स के बारे में हम बताते हैं कि जो लोगों ने मन गढ़ंत बातें बनाई भी होती हैं। ये क्यों बताई जाती हैं? ताकि बहुत सारी जानों को बचाया जा सके, बहुत सारी मदर्स को गाइडलाइन दी जा सके, उनकी अवेयरनेस के थ्रू उनकी एक प्रॉपर, ताकि उनको गाइड किया जा सके। बहुत सारे बच्चे जो लो बर्थ फैट के साथ, लो बर्थ वेट के साथ पैदा होते हैं, उनकी मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी को हम कंट्रोल कर सकें। So in that regard, we have arranged this webinar and I hope that will be benefit। और मेरा एक जो सबसे पहला और छोटा सा पैगाम आप लोगों को ये होगा कि आप लोगों ने ये क्लास फॉर द सेक ऑफ सर्टिफिकेट्स नहीं लेनी, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज इसको अटेंड करना है। एंड द मेजर थिंग इज कि आप लोगों ने इस पर्पस को दूसरे लोगों तक पहुंचाना है। दैट्स द मेजर मैसेज ऑफ द डे कि दूसरे लोगों तक इसलिए पहुंचाना है ताकि इसका जो प्रॉपर पर्पस है वो हम लोग डिलीवर कर सकें। बहुत सारी मदर्स को अवेयरनेस की जरूरत है, गाइडलाइंस की जरूरत है और आप लोग ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हो। बहुत सारे डॉक्टर्स, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं अपने अपने वे में, बट वी हैव टू एक्सप्लोर द वर्ड, वी हैव टू जनरेट द वर्ड इन अ न्यू वे। जो हमारा काम है कि हम लोगों ने उनको न्यूट्रिशनल वैल्यूज बताने हैं, हम लोगों ने उनको बताना है कि न्यूट्रिशनली ये सारी चीजें, ब्रेस्ट फीडिंग या ये सारा प्रोसेस कितना इम्पोर्टेंट है, बेबी के लिए भी कितना जरूरी है और मदर के लिए भी ये कितना जरूरी है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। जहां पे किसी को समझ नहीं आएगी या अगर किसी को क्वेश्चन होगा, यू कैन आस्क। अगर आप मिड में पूछना चाहते हैं, यू विल रेज योर हैंड, और अगर आप लोग और इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अगर आप एंड द सेशन पूछना चाहते हैं, दैट आल्सो फाइन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ब्रेस्ट फीडिंग होती क्या है या ये क्या प्रोसेस होता है अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स के अकॉर्डिंगली। जो ब्रेस्ट फीडिंग है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ब्रेस्ट फीडिंग को सोल सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर बेबी कहा जाता है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, ये एक ऐसा आप कह सकते हैं मैकेनिज्म होता है जिसके जरिए आप अपने आसपास जितने भी मैमल्स को देखते हैं वो अपने यंग वंस को फीड कर पाते हैं। और फीडिंग का मकसद क्या होता है? फीडिंग का मकसद ये होता है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन जितने भी इंसान को जैसे जिंदा रहने के लिए जितने भी कंपोनेंट्स चाहिए वो फर्स्ट फ्यू मंथ्स में, फर्स्ट फ्यू ईयर्स में एक बेबी को प्रॉपरली वो दिए जा सके। एंड द ब्रेस्ट इज द एक ऑर्गन है जिसके जरिए से जो मदर है वो फीड कराती है अपने बच्चों को। और ये मैमल्स में भी आप देखते हैं और आप इनको ह्यूमन बीइंग में भी देखते हैं। ठीक है, तो इसकी ऐसा कोई प्रॉपर डेफिनेशन अगर आप करना चाहें तो वो नहीं है, जस्ट एक प्रोसेस है। ब्रेस्ट फीडिंग एक प्रोसेस है। अब मैं यहीं पे आप लोगों को इसकी थोड़ी सी फिजियोलॉजी शेयर करना चाहूंगी कि इसकी फिजियोलॉजी में जो सबसे इसका मेन एक्टिव यूनिट है या फंक्शनल यूनिट है वो एल्वेलाई है। दैट इज जस्ट इन आवर चेस्ट और ब्रेस्ट। उसके अंदर मौजूद होते हैं मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स को सराउंड करता है मायोएपिथेलियल सेल्स, जो कि सिक्रीटरी सेल्स भी कहलाते हैं। अब ये मायोएपिथेलियल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो कि एक वजह बनता है दैट कॉज द मिल्क टू बी इजेक्टेड इनटू द डक्ट्स। एल्वियोलर डक्ट्स में ये सारा मिल्क जो है वो प्रोड्यूस रिलीज कराने में हेल्प आउट कराता है। इसके अंदर जितने हॉर्मोन्स जो इन्वॉल्व हैं, मैं सबसे पहले आप लोगों को वो डिस्कस करना चाहूंगी। बेसिकली जो लैक्टेशन का प्रोसेस है, इसको लैक्टेशन भी कहा जाता है और ब्रेस्ट फीडिंग भी कहा जाता है। लैक्टेशन के प्रोसेस में बेसिकली 6 हॉर्मोन्स इंक्लूडेड हैं। उनके अंदर अगर आप लोग साथ साथ नोट करना चाहिए तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं। एक दफा मुझे काइंडली बता दीजिएगा अगेन कि सब लोग ज्वाइन कर चुके हैं और आवाज सबको आ रही है क्लियरली? कोई एक पर्सन मुझे बता दिया करे। ऑलराइट, ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले हार्मोन जो है वो एस्ट्रोजन है, जिसका बहुत मेजर रोल होता है मेमोरी ग्लैंड्स की डिफरेंशिएशन में।
जैसे ही एक फीमेल में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है। उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन है, ये प्रेगनेंसी में एल्वेलर डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनका मैं बड़ा ब्रीफ सा आपको बताऊंगी क्योंकि हमारा जो बेसिक टॉपिक है दैट्स द बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग ना, हार्मोनल कंट्रोल में जाके, लेकिन इनका एक शॉर्ट सा आप लोगों को पता होना चाहिए कि बेसिकली इसकी फिजियोलॉजी में क्या चीजें आती हैं। यस, एनी क्वेश्चन इज देयर? फर्स्ट हार्मोन आपने बताया वो कौन सा नेम उसका? यस, दैट वाज एस्ट्रोजन। जो मेमरी ग्लैंड्स की डिफरेंशिएशन जिस तरह, जैसे ही एक बालिग फीमेल में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है तो एस्ट्रोजन वो रोल प्ले करता है डिफरेंशिएशन का मेमरी ग्लैंड्स का, जो मैंने बताया जिनका फंक्शनल यूनिट एल्वेलाई है। द सेकंड वन इज प्रोजेस्टेरॉन। जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे प्रेगनेंसी होती है, ओव्यूलेशन होती है, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन के बाद जैसे ही प्रेगनेंसी अकर होती है तो ये एल्वेलर डेवलपमेंट के लिए, क्यों? क्योंकि एल्वेलर डेवलपमेंट इसलिए जरूरी है, अब मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट होनी है, तो एल्विलाई जो हैं, उसकी जो वॉल्स हैं, उसकी जो वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, उनको मजीद डेवलप किया जाता है ताकि उनके अंदर जो मिल्क प्रोडक्शन है वो हो सके। द थर्ड हार्मोन इज ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। इसको हम मेमरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट के लिए मजीद, पहला जो था प्रोजेस्टेरॉन वो एल्वेलर डेवलपमेंट के लिए होता है, एंड द सेकंड ये जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है ये मेमरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद हमारे पास ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन होता है। जैसे ही प्रेगनेंसी अकर होती है तो ये भी एल्वेलर डेवलपमेंट में हेल्प आउट करता है। देन प्रोलैक्टिन हार्मोन है। प्रोलैक्टिन हार्मोन हमारे पास सबसे मेजर हार्मोन होता है मिल्क सिक्रीशन के लिए। एज, जो एक बच्चे की वीनिंग एज आफ्टर 6 मंथ जैसे स्टार्ट हो जाती है, उसको हम इंट्रोड्यूस कराते हैं विद, आप कह लें कि वर्ल्डली फूड आइटम्स, दुनियावी जो चीजें होती हैं उनके साथ, जैसे खाने पीने की, हम उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये हार्मोन तब स्क्रीट होता है, और मिल्क सिक्रीशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। इसकी ड्यूरेशन अगर आप मेंशन करना चाहते हैं तो ये 3rd ट्राइमेस्टर से स्टार्ट हो जाता है, बिफोर द प्रेगनेंसी, मतलब इसकी जो स्टिमुलेशन है वो स्टार्ट करा दी जाती है ताकि राइट आफ्टर बर्थ जो है मिल्क प्रोडक्शन हो सके। द लास्ट वन इज ऑक्सीटोसिन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर मिल्क प्रोडक्शन हो जाए लेकिन वो इजेक्ट नहीं होगी फ्रॉम द एल्वेलर, फ्रॉम द निपल्स, तो दैट विल बी नॉट द प्रॉपर प्रोसीजर। ऑक्सीटोसिन का मेजर रोल ये होता है कि ये इजेक्शन ऑफ मिल्क ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, ये इजेक्शन कराता है फ्रॉम एल्वेलर डक्ट्स से निपल के थ्रू। एक बेबी जब सकलिंग का प्रोसेस होता है, और जो सकलिंग है ये तो आपको पता है इंस्टिंक्टिव होती है तमाम जानदारों के अंदर, तमाम मैमल्स के अंदर और उनके यंग वंस के अंदर। अभी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ तक मैंने ये फिजियोलॉजी बता दी और जो हार्मोन्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं लैक्टेशन या ब्रेस्ट फीडिंग में। अब हमारे पास आ जाती है कंपोजिशन ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क। कंपोजिशन से पहले मैं आपको इसकी स्टेजेस बता देती हूँ, जो आप इसके साथ में नोट डाउन कर ले कि ये जितना भी प्रोसेस होता है ब्रेस्ट फीडिंग का या लैक्टोजिनोसिस का, इसकी बेसिक 3 हमारे पास स्टेजेस होती हैं, ठीक है। स्टेज 1 जिसके अंदर क्लोस्ट्रम मौजूद होता है, क्लोस्ट्रम फर्स्ट मिल्क भी इसको कहा जाता है, जो हमारे पास 4 डेज तक, अप टिल 4 डेज, फ्यू आवर्स आफ्टर प्रेगनेंसी या पोस्टपार्टम स्टार्ट होता है और 4 डेज तक रहता है। उसके बाद जो हमारा क्लोस्ट्रम के बाद सेकंड मिल्क होता है वो ट्रांजिशनल मिल्क होता है, जो 2 to 5 डेज या 1 वीक तक जारी रहता है। देन हमारे पास जो थर्ड मिल्क होता है उसको मेच्योर मिल्क कहा जाता है, जिसकी कंपोजिशन सस्टेन रहती है। तो जो क्लोस्ट्रम है इसके अंदर बेसिकली, मतलब स्टेज 1 भी इसको कहा जाता है, ठीक है। ये बिगिनिंग इसकी हो जाती है ड्यूरिंग द लास्ट ट्राइमेस्टर, स्टेज 1 की। और स्टेज 1 के अंदर हमारे पास लैक्टोज एंड प्रोटीन जो होते हैं वो बहुत हाई होते हैं, फ्यू डेज आफ्टर पोस्टपार्टम की ये स्टार्ट हो जाता है। स्टेज 2 में हमारे पास ये 2 to 5 डेज आफ्टर द पोस्टपार्टम इसकी मिल्क कंपोजिशन जो है इसके अंदर चेंज होती रहती है। और स्टेज 3 जो कंपोजिशन है वो मैंने बताया कि सस्टेन कर जाती है मेच्योर मिल्क के अंदर। इसके सामने भी बता दी कि 90% इसके अंदर वाटर होता है, 7% कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। ये मैं इसको डिटेल में भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर देती हूँ। क्लोस्ट्रम सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि क्लोस्ट्रम क्या होता है। ये फर्स्ट मिल्क होता है जो तमाम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है बेबी को। इसके अंदर लाइक कोई भी एडिशनल बेबी को फ्रॉम दिस वर्ल्ड कोई भी किसी भी न्यूट्रिएंट की जरूरत नहीं होती। जो क्लोस्ट्रम फर्स्ट मिल्क होता है इसके अंदर हर तरह का न्यूट्रिएंट जितने भी उसको चाहिए फॉर एवरी स्टेप, फॉर एवरी ऑर्गन डेवलपमेंट, सेल डेवलपमेंट, टिश्यू, सब चीजों के लिए इसके अंदर तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। क्लोस्ट्रम का कलर थिक एंड येलो होता है, ठीक है। अब इसका कलर थिक और येलो होने की क्या वजह होती है? इसके अंदर मौजूद होते हैं कैरोटीनॉइड्स एंड विटामिन ए,
जिसकी वजह से इसका कलर ये थोड़ा थिक और येलो होता है। दूसरी इसमें जो मेजर थिंग ये होती है कि इसको इन्फेंट्स जो होते हैं मोस्ट प्रोबेबली कितना इनटेक उनका होता है, ठीक है। अगर हम इसको मिलीलीटर में बात करें तो 2 to 10 मिलीलीटर इनटेक इसका करते हैं यंग वंस, क्योंकि इसके डेज बहुत थोड़े होते हैं ना, 4 डेज तक टिल मैक्सिमम रहता है ये। और अगर हम इसको टेबल स्पून में कन्वर्ट करें तो 1.5 to 2 टेबल स्पून ओनली लेता है, और इतनी ही एक जो यंग वन होती है उसकी रिक्वायरमेंट ही इतनी होती है। अब इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट इसी ड्यूरेशन के अंदर जो एक मदर है उसको हम इसको फर्स्ट मिल्क में, अगर इस टाइम पीरियड को मील टाइम माइलस्टोन भी कहा जाता है। ये फर्स्ट वीक तक जारी रहता है क्लोस्ट्रम जैसे ही साथ इसके साथ में जो ट्रांजिशनल मिल्क है वो उसकी उसी के अंदर। तो इस फर्स्ट वीक को हम कैचिंग ऑन टू लैचिंग ऑन भी कहते हैं। कैचिंग ऑन टू लैचिंग ऑन का क्या मतलब होता है कि एक बेबी को ये हमारा प्रैक्टिस टाइम होता है एक मदर का, कि एक बेबी की सकलिंग किस तरह से स्टार्ट होती है, वो इसको किस तरह से उसको कितनी हैबिट हो रही है, उसके बाद डिमांड पीरियड स्टार्ट होता है। तो ये हेल्प करता है सबसे पहले जितने भी सोर ट्रैक्ट और ब्लिस्टर निपल होते हैं उनको इंश्योर करता है कि बॉडी जो होता है प्रॉपर मसाज एक मिल रहा होता है मदर को, ताकि फुल मिल्क सप्लाई नेक्स्ट अपकमिंग डेज में उसको मिल जाए। इसके अंदर कैलोरीज हमारे पास 558 to 700 किलो कैलोरीज पर लीटर मौजूद होती हैं। ये हायर इन प्रोटीन्स होता है, इसमें कार्ब्स और फैट्स लो रखे जाते हैं। अब कार्ब्स और फैट्स क्यों लो रखे जाते हैं, प्रोटीन में क्यों हाई होता है? क्योंकि इसके अंदर इम्यूनोग्लोबिन्स होती हैं, इसके अंदर लेक्टोफेरिन होता है, इसके अंदर हमारे पास मोनोन्यूक्लियर सेल्स होते हैं जो एक बेबी की इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। पोस्टपार्टम या राइट आफ्टर बर्थ कुछ बेबीज की डेथ हो जाती है, वो इस वजह से होती है दे आर लो इन इम्यूनिटी, और वो इस दुनिया में जैसे दाखिल होते हैं तो आपको पता है एवरीथिंग कंटेन्स बैक्टीरिया वायरसेस एंड दिस काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड पैथोजेंस, वो अटैक करें और उसकी इम्यूनिटी पे इफेक्ट हो और उसकी उसका हर ऑर्गन डिस्टर्ब होता है। और बहुत सारे सिंड्रोम्स तो बाय जेनेटिक भी आते हैं, लेकिन बहुत सारे डिजीजेस जो होती हैं वो मोर्टेलिटी के रेट का या मॉर्बिडिटी रेट का वो हिस्सा बन जाती हैं और उनको इनहेंस करती हैं। इसलिए ये हायर इन प्रोटीन्स होता है। अल्लाह ताला ने इसमें एक कंपोजिशन इसको प्रॉपर रखा। उसके अलावा क्लोस्ट्रम के अंदर सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम मौजूद होता है जो ब्रेन एक्टिविटी के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन ई की इसके अंदर मिकदार एक अच्छी खासी मौजूद होती है, ठीक है। मैंने पहले बता दिया इसके अंदर कैरोटिनॉइड्स मौजूद होते हैं जिनकी वजह से इसका जो कलर है वो थोड़ा सा येलोइश होता है, और क्लोराइड्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। अब वाटर की क्वांटिटी 90% अगर वाटर होता है हमारे पास मिल्क कंपोजिशन में, तो इसमें जो वाटर मौजूद होता है वो आइसोटोनिक विद प्लाज्मा होता है। इसका मतलब क्या है कि बेबीज को बिल्कुल भी एक्स्ट्रा वाटर की डिमांड नहीं होती, जरूरत नहीं होती। हत्ता कि बहुत शदीद गर्मी, हम बहुत सारी मदर्स को ये मिसकंसेप्शन होती है कि बेबीज को एक्स्ट्रा वाटर की जरूरत है, या वो उनको पानी ड्रॉपर के जरिए या किसी भी चीज के जरिए वो उनको पानी पिलाने की कोशिश करती हैं, लेकिन दैट्स द रॉन्ग वे, दैट्स द रॉन्ग थिंग। बच्चों को पानी की जरूरत नहीं होती। जो मदर मिल्क होता है उसके अंदर ये सारी की सारी चीजें मौजूद होती हैं। अब वाटर का रोल क्या हो, ये सबसे पहले तो सस्पेंशन ऑफ शुगर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि पानी जो है वो हर चीज सोल्यूशन का काम करता है एक, ठीक है, जो हमारे पास सोल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं उसमें। तो सस्पेंशन ऑफ शुगर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी शुगर, जैसे मैंने आपको बताया था कि लैक्टोज जो फर्स्ट शुगर होती है स्टेज 1 में मौजूद होती है, उन तमाम शुगर्स की ये सस्पेंशन के लिए, देन प्रोटीन्स की बाइंडिंग के लिए, इम्यूनोग्लोबिन्स की प्रॉपर उनको इम्प्लेसमेंट के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, सोडियम, पोटेशियम, जितने भी सिट्रेट्स है, मैग्नीशियम, कैल्शियम है, क्लोराइड है, ये तमाम जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो इनकी सॉल्युबिलिटी के लिए पानी बहुत अहम किरदार अदा करता है। देन द थर्ड थिंग इज के ब्रेस्ट मिल्क के अंदर जो एनर्जी है वो कितनी होती है। क्लोस्ट्रम ही चल रहा है ना अभी तक, तो क्लोस्ट्रम हमारा फर्स्ट मिल्क हो गया, उसके बाद सेकंड स्टेज में आके ये ओवरऑल मैं जनरल बात कर रही हूँ कि ह्यूमन मिल्क कंपोजिशन बता रही हूँ कि जनरल इसमें एनर्जी कितनी होती है। इसमें अप्रोक्सीमेटली 0.65 किलो कैलोरी पर ml एनर्जी मौजूद होती है। तो देखें कि अब इतनी एनर्जी इनफ होती है बेबी के फर्स्ट डेज के लिए, और बेबी जैसे जैसे ह्यूमन मिल्क बेबी की ग्रोथ होती है, इसी तरह से ह्यूमन मिल्क की कंपोजिशन मैंने आपको बताया कि सेकंड स्टेज में जो है वो चेंज होती रहती है, थर्ड स्टेज में जाके वो सस्टेन हो जाती है। देन हमारे पास सबसे पहले इसके अंदर प्रोटीन मौजूद होते हैं। सेकंड लार्जेस्ट कंपोनेंट जो होता है वो लिपिड्स होते हैं। फॉर मिल्क के अंदर हमारे पास 39.7 to 46.7%
फैट मौजूद होता है इसके अंदर, लिपिड्स मौजूद होते हैं, ठीक है। एंड हाइंड मिल्क के अंदर हमारे पास 80% एटलीस्ट 80% हमारे पास फैट मौजूद होता है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है, समझ आ रही है सबको? ये ना मैं बोलती जाऊं तो आप लोगों को लेकिन कुछ समझ ही ना आए। ओके जी, 10 मिनट्स रिमेनिंग रह गए हैं इस मीटिंग के एंड होने में। तो जैसे ही ये मीटिंग एंड होगी, इसी लिंक से आप लोगों ने दोबारा से ज्वाइन कर लेना है। उसके अलावा इसमें ट्रांस फैटी एसिड्स भी होते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी होता है मौजूद, जो कि सेल मेम्ब्रेन के लिए, रेप्लिकेशन ऑफ सेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब कोलेस्ट्रॉल की इसके अंदर कितनी रेंज होती है वो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। 6.5 to 18.5 mg पर 100 ml इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की रेंज मौजूद होती है, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन्स को अगर मैं डिटेल में डिस्कस करना चाहूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा कि प्रोटीन आर द मेजर फैक्टर, मेजर कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क और बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो इसमें सबसे पहले 3 तरह के प्रोटीन मौजूद होते हैं। द फर्स्ट वन इज केजीन, द सेकंड वन इज वे प्रोटीन एंड द थर्ड वन हमारे पास जो होती है वो नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन बेस होती है। केजीन प्रोटीन जो है ये हमारे पास इसकी अब कंपोजिशन क्या होती है कि इसमें कैल्शियम फॉस्फेट होता है, इसमें मैग्नीशियम होता है और इसमें सिट्रेट मौजूद होता है। इसका अब काम क्या होता है कि ये जितने भी डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स हैं, लाइक हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स हैं या फॉस्फोपेप्टाइड्स वगैरह हैं, ये उन सबको कैल्शियम के अंदर सॉल्युबल रखता है ताकि सारी की सारी चीजें जितनी भी हैं वो डाइजेस्ट प्रॉपरली हो जाएं। देन हमारे पास वे प्रोटीन है। वे प्रोटीन को हम जो मिल्क सीरम, मिल्क प्रोटीन भी कहते हैं। इसके अंदर भी एंजाइम, इसके अंदर वे प्रोटीन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये वो पार्ट ऑफ द मिल्क होता है जिसके अंदर इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं। इसके अंदर विटामिन बाइंडिंग प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। एक इसके अंदर हमारे पास लेक्टोफेरिन मौजूद है, ठीक है, जो कि कैरियर ऑफ आयरन होता है और इनहिबिट करता है ये बैक्टीरियल ग्रोथ को। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। देन द थर्ड थिंग जो मैंने इसमें बताई है कि नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन होते हैं। ये नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन किस लिए मौजूद होते हैं? ये नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को, हार्मोन्स को और ग्रोथ फैक्टर को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए इसके अंदर कुछ नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन मौजूद होती है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को बनाने के लिए। आई थिंक मीटिंग का कितना टाइम रह गया? मैम 2 minutes left. 2 minutes left, okay. चलिए मैं कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्ट कर देती हूँ। अब इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स सबसे जो मेजर होते हैं वो लैक्टोज होते हैं, जो कि इनहेंस करते हैं कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को। देन इसके अंदर सेकंड नंबर पे ओलिगोसैकेराइड्स हैं, जो कि बिफिडियस बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहेंस करते हैं और ई कोलाई, एस्क्लेशिया कोलाई की ग्रोथ को जो है वो रिड्यूस करते हैं। अब देखें कितने जरूरी हैं इसके अंदर ये। हम कहते हैं कि हेलो, सिर्फ इम्यूनोग्लोबिन्स ही इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग या बूस्ट अप नहीं कर रहे होते। हमारे पास ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं जैसे कि लैक्टोज और ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड का इसमें इतना इम्पोर्टेंट रोल है कि ये ग्रोथ तो ये गट के अंदर स्ट्रॉन्ग करता है, इनहेंस करता है और एस्क्लेशिया कोलाई की ग्रोथ को ये इनहिबिट करता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। विटामिन और मिनरल 2% है, वो सारे यहाँ पे क्लियर हो गए। बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग फॉर मदर्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अब देखिए ये वो चीज है जिससे हमारे इर्द गिर्द जो सराउंडिंग की खवातीन हैं जो कि ब्रेस्ट फीडिंग में शेमफुल फील करती हैं या उनकी बॉडी शेप खराब हो जाएगी या नेक्स्ट प्रेगनेंसी हो जाएगी, हो जाती है तो लोग छुड़वा देते हैं या किसी भी तरह से वो इस चीज को अच्छा महसूस नहीं करते। यू नो कि फीमेल की ये एक, यू ऑल्सो ऑल आर द फीमेल्स है, लेकिन ये एक बात होती है कि अगर किसी चीज के उनको बेनिफिट्स बताए जाएं तो वो उसकी तरफ, उस चीज की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। ये वे ऑफ मार्केटिंग आप कह सकते हैं या वट एवर यू कैन से इट, लेकिन बेनिफिट्स जब किसी इंसान को बताए जाते हैं, किसी चीज की अच्छाई बताई जाती है तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट में बता दिया था, जैसे हमारे पास जो फर्स्ट वीक चल रहा होता है उसी में मैंने बताया कि जो क्रैक निपल्स होते हैं या उसके अंदर कोई सॉर होता है या कुछ भी होता है। So our next slide was benefits, मैं बता रही थी फॉर द मदर्स। तो मदर्स के लिए बेनिफिट्स अगर आप उनको बताएंगे बहुत 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 अट्रैक्टिव चीज होगी उनके लिए और ये एक बूस्ट अप पॉइंट भी होगा
बहुत सारी मदर्स के लिए, और बहुत सारी मदर्स को जब आप लोग काउंसिल करेंगे, क्योंकि काउंसलिंग इज द मेजर फैक्टर ऑफ एवरीथिंग, एवरी बिजनेस यू कैन से, और किसी भी जगह पे आप मौजूद हैं तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत इम्प्रेसिव होती हैं हर पर्सन के लिए। तो आप लोगों ने उनको मदर्स को गाइड करना है, जब बिकॉज आप खुद देखें कि जब मदर्स हॉस्पिटल में होती हैं राइट आफ्टर पोस्ट पार्टम या राइट आफ्टर डिलीवरी, उनकी खुद की तबीयत बहुत अपसेट हो रही होती है, उनको चीज़ों को टैकल करना फर्स्टली उन मदर्स के लिए जो फर्स्ट टाइम मदर्स होती हैं, लाइक उनके लिए बहुत ही चीजें मुश्किल हो रही होती हैं कि आपको वो सुने, और दे आर नॉट इन दैट कंडीशन, बट योर वर्ड शुड बी दैट मच इम्प्रेसिव कि वो आपको वाकई में सुने और उनको इस चीज का बेनिफिट भी कुछ नजर आए और वो इस चीज को अपनी लाइफ में अप्लाई भी करें। तो सेकेंड वीक पहले मैं सबसे इसके साथ ही मेंशन कर दूं कि जो सेकेंड वीक होता है मदर के लिए, क्योंकि ये काउंसलिंग भी आपने करनी है कि फर्स्ट वीक में क्या होता है, कैच ऑन लैच ऑन, ये कुछ टर्म्स यूज की गई हैं। सेकेंड वीक में हमारे पास होता है कीपिंग अप विद द सप्लाई एंड डिमांड। ये एक बड़ा इंप्रेसिव चेंज होता है, इसके अंदर ग्रोथ, डेवलपमेंट, स्लीपिंग, एक बच्चा बहुत ज्यादा देर के लिए सो रहा होता है, उसकी स्ट्रेचिंग हो रही होती है नाइट में ड्यूरिंग, आप देखें अंगड़ाइयां ले रहा होता है बच्चा, तो वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं एक और चीज आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी कि विद इन द फ्यू डेज ऑफ, लेकिन ये मैं आपको बेनिफिट्स के साथ ना बच्चे की जो फॉर द यंग वन है उसके बेनिफिट्स के साथ बताती हूँ। अभी मदर्स के लिए ये होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो प्रिवेंशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर आपको पता है कि किसी भी सेल की अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। तो समटाइम्स ऐसे होता है कि जब मदर्स ब्रेस्ट फेड नहीं करवाती अपने यंग वन को, तो एल्विलर डक्ट्स जो होती हैं, जैसे ही सकलिंग करता है बेबी, एक जो सक करता है ब्रेस्ट मिल्क को, तो उनकी आपको पता है कि जो ऑक्सीजन उसके अंदर प्रॉपर जा रही होती है, ठीक है, उनकी जो आप कह सकते हैं कि सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड है या सर्कुलेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स है वो प्रॉपर रहती है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा क्लॉस्ट्रम क्लॉट, कोई भी ब्लड क्लॉट, कोई भी मैस डेवलपमेंट नहीं होती, और ये एक किस्म की प्रिवेंशन होती है फ्रॉम द ब्रेस्ट कैंसर। और ये जो ब्रेस्ट फेड मिल्क मदर्स होती हैं या ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, इनकी प्रिवेंशन कितने परसेंट है, आपने उनको परसेंटेज में ये चीज बतानी है। देन सेव्स मनी, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत सारे जो डॉक्टर्स आजकल फॉर्मूला मिल्क्स लिख देते हैं और वो बड़े एक्सपेंसिव भी हो रहे होते हैं। आपको पता है कि वो ऑर्गेनिक तो बिल्कुल नहीं होते, सिंथेटिक होते हैं, ठीक है। लेकिन आपने ये मार्केटिंग के हवाले से महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, एंड दिस सिनेरियो आप लोगों ने उनके सामने रखना है कि आपकी मनी भी ये चीज सेव करती है, इसी का आप एक नया जोड़ा ले सकती हैं। उसके बाद हमारे पास एक मदर और बेबी का बॉन्ड बहुत अच्छा स्ट्रांगली हो जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है उन मदर्स के लिए जो जॉबियन है। अटेंडेंस काइंडली आप सब लोग लगा दीजिएगा साथ में। जॉबियन मदर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपको देखें कि वो सबसे ज्यादा कतरा रही होती हैं या उनके पास इतना प्रॉपर टाइम नहीं होता अपने यंग वंस को फीड कराने का, तो उनकी बॉन्डिंग भी बाजुकात आप कह सकते हैं कि इतनी स्ट्रांग नहीं रह पाती अपने बच्चों के साथ इन द लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो आपने उनको ये चीज जरूर बावर करानी है, इसकी इंपॉर्टेंस उनको बतानी है कि दिस इज द मेजर फैक्टर, कि बहुत बहुत इंप्रेसिव होती है ये चीज और बहुत फर्क होता है। उसके बाद जो ऑक्सीटोसिन मैंने बताया था, ये क्लोस्ट्रम की वजह से ही, जैसे ही क्लोस्ट्रम आना शुरू होता है निपल्स में, जैसे बेबी की सकलिंग शुरू होती है, तो ये जो यूट्रस वॉल होती है क्लोस्ट्रम को सक करने की वजह से ये रिलैक्स होती है, और जो ब्लीडिंग का फ्लो होता है आफ्टर द बर्थ या आफ्टर द डिलीवरी पोस्टपार्टम, वो ब्लीडिंग का फ्लो जो होता है उसकी वजह से कम हो जाता है और बैलेंस में आ जाता है बेबी की सकलिंग की वजह से। देन नेक्स्ट प्रेगनेंसी भी आप उसमें एक प्रॉपर स्टॉप लेके आ सकते हैं, प्रॉपर आपको एक प्रॉपर टाइम मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रेगनेंसी नहीं होती, जो कि माँ की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस नहीं, आयरन का, ठीक है। ये दोनों क्योंकि इंटरचेंज हो जाते हैं आपस में, बहुत इंपॉर्टेंट इनका ये रोल होता है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होता मदर्स को, उनके कैल्शियम एब्जॉर्प्शन प्रॉपर रहती है बॉडी के अंदर, ओवरियन कैंसर नहीं होता। अब ये सारी वो चीजें हैं कि आप लोग ये एक मदर को बता के वेट लॉस आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, ये भी बहुत एक इसके लिए लेकिन अलग एक लेक्चर चाहिए वेट लॉस के लिए, ठीक है। अगर आप प्रॉपर सकलिंग कराते रहते तो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी के अंदर फैट्स डिपॉजिट नहीं होते, आपका वेट ज्यादा नहीं रहता, या वो सारे जितने भी, सकलिंग एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है बेबी की और मदर के साथ बॉन्डिंग तो होती है, लेकिन इसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि इसके साथ आपकी बाकी जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं उनके अंदर आप कह सकते हैं कि कोई भी चीज एक्स्ट्रा फ्लूइड, कोई आप कह सकते हैं कोई भी एक्स्ट्रा चीज आपके वो वहां पे जमा ही नहीं होती है, ठीक है।
तो ये आप लोगों ने बेनिफिट्स मदर को बताने हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ की तरफ आ सके और उसको हेजिटेशन फ़ील ना हो, उसको ये फ़ील ना हो कि नहीं ये एक बुरी चीज़ है या मैं नहीं करवा सकती, बल्कि मदर इतनी मोटिवेटेड हो जाएँ कि हमारी सोसाइटी में वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि येस द ब्रेस्ट फीडिंग इज़ बेसिक थिंग फॉर ऑल द यंग वन्स, दो इवन एट द जॉब प्लेस और वेयरएवर दे आर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। यहाँ तक समझ है जी, अटेंडेंस लगाने चले गए होंगे, तो अटेंडेंस का लिंक आ गया इधर। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए प्लीज। यस, बेनिफिट्स फॉर द बेबी, ये एक अंडरस्टूड सी चीज है। बहुत सारी मदर्स जिनका फर्स्ट बॉर्न होता है, आपको पता है उनको बच्चों से बड़ा उनको प्यार होता है अपने बच्चों से, ठीक है। तो इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं मेरे पास। सबसे पहले तो ये एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं दैट ऑल द बेबी नीड, इन्फेंट नीड्स को पूरा करता है, ठीक है। कोई भी ऐसा न्यूट्रिएंट नहीं है जो मदर मिल्क के अंदर नहीं रखा अल्लाह ताला ने। तमाम इसकी कंपोजिशन ही ऐसी है कि इसके अंदर तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद होता है। ये रिक्वायरमेंट्स ऑफ इन्फेंट्स विदाउट एनी अदर फूड जो है उनको कंप्लीट करता है, उनको मीट करता है। देन हमारे पास जो इसका लो प्रोटीन कंटेंट होता है, जब सस्टेनेबिलिटी आ जाती है थर्ड स्टेप में, तो ये ओवरलोड नहीं करता किडनीज को। आपको पता है कि बेबी जो होते हैं, देखें जैसे जैसे उसकी डेवलपमेंट होगी तो उसको ऑर्गन्स की भी डेवलपमेंट होगी, इसलिए ये प्रोटीन में थोड़ा थर्स्ट, जब सस्टेनेबिलिटी आती है, क्योंकि फर्स्ट मिल्क जो होता है वो प्रोटीन में हाई होता है, लेकिन जैसे ही स्टेज 3 आती है तब जाके जो न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है वो लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो किडनीज को ओवरलोड ना कर सके, नाइट्रोजन वहां पे जो है वो डिपॉजिट ना हो सके। उसके बाद जो वे मिल्क होता है, प्रोटीन, ये जो वे प्रोटीन होता है ह्यूमन मिल्क के अंदर, ये इतना सॉफ्ट कर्ड टाइप होता है। क्यों? क्योंकि ये डाइजेस्टिबिलिटी को प्रॉपर करता है। इसके अंदर जितने भी लिपिड्स मौजूद हैं वो जेनरस लिपिड्स कहलाते हैं, एसेंशियल फैटी एसिड्स को बनाते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को बनाते हैं, एमसीटी मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स को प्रोवाइड करते हैं। कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद इसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स डीएचए के अकॉर्डिंग इसमें वो डीएचए होते हैं जो कि प्रमोट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। बहुत सारे डिजीजेस को बच्चों को, मतलब लेटर स्टेज में होने वाले बहुत सारे डिजीज से बच्चों को बचाते हैं। उसके बाद लोअर करते हैं ये हमारे पास इन्फेंट की मोर्टेलिटी रेट को। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास बी सेल्स और टी सेल्स यानी कि बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स मौजूद होते हैं। इसमें मैक्रोफेजेस और एपिथेलियल सेल्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है। ये सारा इसके आप बता सकते हैं कि ओबेसिटी कम होती है इसकी वजह से, ठीक है। बैक्टीरियाज वगैरह नहीं अफेक्ट होता। ये मैंने आपको इसकी जो बैक हिस्ट्री है ना, मैंने बेनिफिट्स में वो बताई है, जो टेक्निकल चीजें, ठीक है। बाकी सारी तो ये डिजीजेस हैं कि अस्थमा को कंट्रोल करता है, उसके बाद विजन प्रॉपर रहता है, इम्यून सिस्टम ठीक रहता है, हॉस्पिटलाइज नहीं होता आपका बच्चा, ये सारे हैं। लेकिन टेक्निकल अगर आप लोगों ने होके चलना है तो आप लोगों को इसकी टेक्निकलिटीज पता होनी चाहिए कि इसमें कौन कौन सी जो न्यूट्रिएंट्स है वो मौजूद है और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स का क्या क्या काम होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, देयर आर सम पोजीशंस, आपने ये लाजमी ये न्यूट्रिशनिस्ट का काम होता है कि राइट आफ्टर बर्थ वो पोजीशन जरूर बताए। वैसे तो ये नर्सिंग में आती हैं सारी चीजें कि हाउ टू नर्स अ मदर, लेकिन आप लोगों ने ये जरूर उनको, ये मैंने कुछ पिक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं, ये भी आप लोगों की काउंसलिंग का एक पार्ट होता है। आपका लाइक इम्प्रेसिव एक उनके ऊपर छोड़ने के लिए इम्प्रेशन, ये बहुत जरूरी होती है कि आपको ये पोजीशंस भी पता होना चाहिए। ये आप लोगों के सामने कुछ हैं, ठीक है। और ये सकलिंग पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर करती है। कुछ मदर्स कह रही होती है हमारा दूध नहीं उतर रहा या दूध नहीं आ रहा, तो आपने स्पेशली ये उनको बताना है, ये बहुत जरूरी है। मैं आपको एक टू दिस मतलब पॉइंट बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर ये बात बताऊंगी कि मैंने आज तक जितनी मदर्स को देखा है वो यही कहती हैं हमारा दूध नहीं आ रहा, दूध नहीं उतर रहा। हालांकि मैंने उनको देखा है कि प्रॉपर जो उनकी मिल्क प्रोडक्शन हो रही होती है और आपको साफ नजर आ रहा होता है, लेकिन वो ऐसा पता नहीं क्यों करती हैं। कुछ उनकी नानियां दादियां जो होती हैं वो पता नहीं किन चक्रों में होती हैं। आप लोगों ने बस उनकी काउंसलिंग इतनी बेहतरीन करनी है कि वो आपकी बात माने और वो इस चीज को, इस स्टेप को अपनी लाइफ के अंदर एंगेज करें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देन प्रिपरेशन फॉर द सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग, प्रिपरेशन में अगेन मोटिवेशन, अगेन काउंसलिंग आ जाती है, आपके ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं। आप जब उनको बेनिफिट्स बताएंगे, मोटिवेट उनको प्रॉपर करेंगे, ठीक है। मोटिवेशन कब से जरूरी होती है? बिफोर द प्रेगनेंसी। लाइक प्रेगनेंसी अगर एक मदर प्लान कर रही है, क्योंकि प्रेगनेंसी में
आपको मैंने बताया कि थर्ड ट्राइमेस्टर से ही मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद राइट प्लेस ऑफ डिलीवरी, ये सारी चीजें तो आ जाती हैं, लेकिन इनिशियल ब्रेस्ट फीडिंग राइट आफ्टर द डिलीवरी बहुत जरूरी है। इसके बेनिफिट्स जैसे मैंने आपको बताया कि एक मदर को बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है राइट आफ्टर द डिलीवरी, जैसे ही बच्चा सैकलिंग स्टार्ट करता है तो उसमें कंट्रोल आ जाता है, वो सस्टेन हो जाती है, ठीक है। ये आप लोगों ने उनको लाजमी बताना है। उसके बाद कोई भी जो गिव द क्लोस्ट्रम एंड अवॉइड द, ये ठीक है, प्रीलेक्टल फूड्स आ जाते हैं। ये अगेन वही सारी बातें हैं कि उनको कमर्शियल मार्केट के हवाले से आप लोगों ने चीजें बतानी है कि उनका क्या नुकसान होता है और किस तरह से न्यूट्रिशन इसमें रोल प्ले करता है। तो आप अगर उसको ब्रेस्ट फीड कराएं, अपना मिल्क उसको देंगी तो उसको कितना फायदा होगा, ठीक है। हेल्प बेबी सर्कल इन द गुड पोजीशन, आप उसको पोजीशंस बताएंगे प्रॉपरली ताकि उसकी जो नरिशमेंट है एक बच्चे की वो बेहतर हो सके। और आप यकीन करें कि अगर आपके जरिए से कोई एक जान इस दुनिया में अच्छा नरिश हो सके या आपकी बताई गई बातों पे कोई अमल करके अपने बेबी को प्रॉपरली गाइड लाइन देते हुए उसको करा सके ये चीज, तो बहुत आपके लिए भी एक दुआ का जरिया भी हो जाता है। और दूसरा ये होता है कि आपका जो एक नाम बनता है, ठीक है। और नाम उन्हीं का बनता है जिनको प्रॉपर ये सब कुछ चीजें टैकल करना आती होती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कॉमन चैलेंजेस अगेन वही बात होता है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है मदर में, जो सबसे जिनकी फर्स्ट बॉर्न बेबी होता है या फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, वो बहुत शर्मा रही होती है, उनको पता नहीं होता किस तरह से फीडिंग करानी है और किस तरह से उसको प्लेस करना है प्रॉपर बेबी को और क्या ये सारा प्रोसीजर होगा। तो आप लोगों की काउंसलिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, आप लोगों की नर्सिंग उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आप लोगों ने उनको ये कॉन्फिडेंस देना है कि दैट इज नॉट द रॉन्ग थिंग, क्योंकि आप अगर एक बच्चे को एक जान को इस दुनिया में लेके आ रहे हो तो आपको ये राइट उसका है कि आप उसको ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करें, जब क्योंकि ये आपके अंदर मौजूद है। दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके अंदर ये सारे न्यूट्रिएंट्स एक ही जगह पे मौजूद हो, चाहे वो लैक्टोजिन है, चाहे मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन कोई भी अल्टरनेटिव का बेस्ट नहीं होता। उसके बाद देखिए नॉट सफिशिएंट, बिलीव दैट ब्रेस्ट मिल्क इज नॉट सफिशिएंट, तो वो मदर जो उसको खाने पीने की चीजें स्टार्ट करा देती हैं। आपने विनिंग स्टेज का, विनिंग डाइट का उसको प्रॉपरली मदर को गाइड करना है। क्यों? क्योंकि हमारा जो 6 मंथ होता है वो प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट, इसको नाम दिया जाता है, ठीक है। 6 मंथ को एक टर्म दी जाती है, 4 to 6 को प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट। फर्स्ट फूड आता है तभी, ठीक है, एक हम वो इंट्रोड्यूस कराते हैं बेबी को, और फर्स्ट टीथ आता है। आप देखें कि जैसे ही 4 to 6 मंथ होता है तो फर्स्ट टीथ अपीयर होना शुरू हो जाता है एक बेबी का। देन हमारे पास आता है कि सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, स्पेशली जो सासू माँ में, लाइक दैट्स द फैक्ट ऑफ दिस वर्ड, कि बहुत सारे हमारे बुजुर्ग जो होते हैं ना वो मिथ्स क्रिएट कर देते हैं लोगों के लिए, खवातीन के लिए, बच्चियों के लिए, बहुत छोटी छोटी बच्चियों के लिए, जो कि उनका सपोर्ट सिस्टम तो नहीं होता बल्कि उनको लैक कर रहा होता है। देन द प्रीवियस ब्रेस्ट सर्जरी वगैरह अगर है तो ठीक है, उसके बारे में भी आप उनको प्रॉपर काउंसिल करें। अगर क्रैक्स और निपल्स हैं वो भी मैंने बताया आप लोगों को कि ये चैलेंज तो होता है, लेकिन अगर एक मदर इल भी है वो फिर भी अपने बच्चे को, अपने यंग वन को, ठीक है, उस ड्यूरेशन में नहीं, लाइक अगर वो बहुत ज्यादा बीमार है उस तरह से नहीं, लेकिन वो फिर भी अपने बच्चे को फीड करा सकती है, ठीक है। ब्रेस्ट इन्फेक्शन है, मेस्टाइटिस वगैरह है, आप उसके लिए भी प्रॉपर काउंसिल करें कि आप अपने डॉक्टर से, अपने सर्जन से कंसल्ट करें, लेकिन कंसल्ट करने के बाद आप अपने बेबी को फीड करा सकते हैं। क्रॉनिक इलनेस अगर मदर में, वही मैंने बता दिया कि अगर उसको कैंसर वगैरह है तो फिर तो ये हमारे पास एक चैलेंजेस ऐसे आ जाते हैं। ये हमारे पास वो स्टेज होती है, ये हमारे पास वो ऑप्शन होती है जिसमें हम लोगों ने रिकमेंड करना होता है या एक मशवरा देना होता है मदर को कि ठीक है अब आप फॉर्मूला मिल्क की तरफ आए, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। ये ऑथेंटिक एक फैक्ट आ जाता है हमारे सामने कि ठीक है अब नहीं हो सकता, अब आप उसको जो है वो फॉर्मूला मिल्क की तरफ लेकर आए, ठीक है। ये कुछ चैलेंजेस हैं, लेकिन इसमें भी आप लोगों ने मदर को लेट डाउन नहीं होने देना, बिकॉज दीज चैलेंजेस आर द बम्प इन द रोड, ठीक है। ये हमारे पास डेवलपमेंट बम्प कहलाते हैं। ये एक ऐसा मतलब स्टेज होती है, ठीक है। और इसी स्टेज में, इसके अंदर ही एक हमारे पास एक और चैलेंज आ जाता है कि जैसे ही बेबी 9th मंथ में आता है तो उसको हम डिस्ट्रैक्टेड डाइनिंग का नाम देते हैं, कि बच्चा, आपको पता है, उसके वो इस दुनियावी चीजों से मुतफिक हो रहा होता है, लाइक उसको न्यू न्यू चीजें इंट्रोड्यूस हो रही है, वो कभी इस चीज के पीछे भागता है, उसके इंटरेस्ट जो होते हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं, इंटरेस्ट चेंज हो रहे होते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस होते हैं मदर के लिए, लेकिन इनसे अगर डिसहार्ट हो जाएंगे तो डिसहार्ट होके बैठेंगे तो उसमें किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, अपने बच्चे का ही नुकसान होगा। तो मदर को बताना कि ये एक मोटिवेशन पॉइंट होता है, ये एक आप लोगों के लिए लाइक धक्का होता है कि यस यू हैव टू अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट प्लीज।
नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग लैक्टेशन, ये कुछ मैंने पॉइंट्स यहाँ पे बता दिए हैं कि जो मदर्स होती हैं उनको एक्स्ट्रा 4 to 5 कैलोरीज पर डे रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने मिल्क प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी होती है। प्लेंटी ऑफ वाटर बहुत जरूरी है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली माइक्रोग्राम्स ऑफ फॉलिक एसिड हर दिन चाहिए बेबी की ग्रोथ के लिए, क्योंकि आपको पता है फॉलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और हमारी खवातीन, पाकिस्तान की एशियन खवातीन जो है वो वैसी डेफिसिट होती हैं इस चीज में, उनको प्रेगनेंसी में बहुत सारे इश्यूज आ रहे होते हैं। इसलिए जैसे प्रेगनेंसी आपने उनको समझाना है कि जब आप एक पौधा लगाना चाहते हैं तो उसके लिए जब बीज बो रहे हैं ना, आपको तब से ही उस बीज की रिक्वायरमेंट्स पूरी करना पड़ेगी। उसको पानी भी देना पड़ेगा, उसको छांव में भी रखना पड़ेगा, उसको धूप भी देनी है, लेकिन एवरीथिंग की जो एक प्रॉपर क्वांटिटी में आपने उसको देना है, ना कम ना ज्यादा, ठीक है। देन 100 mg कैल्शियम है, लेकिन ये डिपेंड करता है 100 mg से लेके 1000 mg 1000 से लेके 1500 mg तक एक मदर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। 1000 एक सस्टेनेबल क्वांटिटी नहीं है, एक परफेक्ट क्वांटिटी नहीं है। कुछ मदर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो ज्यादा हो जाती है, लेकिन 1500, अब आपको देखें कि अगर मदर अगेन ऐसी प्रेगनेंसी में है कि जिसमें साथ में कोई और उसकी डिजीज चल रही है, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम चल रहा है, देन हम उसको 1500 तक लेके जाते हैं। उसके बाद 1 कप ऑफ मिल्क कैन कंटेन, ये सारी कैल्शियम इसमें मौजूद होता है, 300 मौजूद होता है। लेकिन आपने उनको सबसे पहली प्रायोरिटी, बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, बीइंग अ डाइटिशियन, वेयरएवर यू वर्किंग विद, अगर आप किसी सेटअप में हैं, क्लिनिकल में हैं, कहीं पे भी आप मौजूद हैं, तो आपकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट, आपकी सबसे पहले प्रायोरिटी शुड बी फूड आइटम्स। फूड उसको बताएं। हाँ, अगर फूड से नहीं हो रहा, किसी सूरत नहीं हो रहा, देन आपने 2 मरतबा सोचने के बाद उसको सप्लीमेंट की तरफ लेकर जाना है या उसको किसी और अल्टरनेट वे की तरफ लेकर जाना है। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। ये कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं, लेकिन इनमें तमाम फूड आइटम्स जनरल हैं, ठीक है। होल ग्रेन, सैल्मन, ये सारी चीजें। अब इनसे इनके सोर्सेज भी आपको पता चल चुके होंगे कि विटामिन सी है, विटामिन ए, कैरोटीनॉइड्स, तमाम कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें मौजूद हैं, ठीक है। प्रोटीन्स की अमाउंट मौजूद है इनके अंदर, जितनी ये फाइटोकेमिकल्स मौजूद हैं, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये सारे के सारे वो चीजें हैं जो लैक्टेटिंग मदर्स के लिए बहुत जरूरी हैं। इनकी रेसिपीज आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, इनको किस तरह से यूज करना है। फूड इंटरेक्शन एंड फूड ड्रग इंटरेक्शन जरूर मदर्स को काउंसिल कर दिया करें, ताकि वो ये ना कहें कि बाजी आपने हमें ये डाइट प्लान बना के दिया था लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो डाइट प्लान का फायदा कब नहीं होता? जब एक पर्सन, आपका जो क्लाइंट है, आपका जो पेशेंट है, वो चीजों को प्रॉपर यूज नहीं कर रहा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Yes, how many times should a child fed in a day? That's the very important thing. हमारे पास ये बहुत important चीज है कि मदर्स को पता नहीं होता। बेबी, वो बड़े बताते हैं उनको बस कि एक बच्चा रो रहा है तो अब इसको दूध पिला दो या कुछ इस तरह होता है। सबसे इम्पोर्टेंट इसकी काउंसलिंग में अगर आप उसको बताना चाहते हैं तो जब एक बच्चा मुंह की तरफ अपने हाथ लेकर जाए या अपने वो मुंह की तरफ कोई चीज लेकर जाना चाहे, देन ये सबसे इम्पोर्टेंट निशानी है। आप इसको कह लें कि मेरे सर्वे के अकॉर्डिंग है, ठीक है। बहुत सारी मदर्स को मैंने देखा है इस तरह, उनको नहीं पता चल रहा होता, तो वो बच्चे की डिमांड होती है कि आई वांट टू बी फीड समथिंग, ठीक है, मुझे कुछ चाहिए। तो 0 से 6 मंथ मतलब ये एक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, जब आपका बच्चे डिमांड कर रहे हैं आपके बच्चे को दूध चाहिए। लेकिन कितनी बार चाहिए? एक दिन में 10 से 12 दफा फीडिंग जरूर करानी चाहिए एक मदर को, बिल्कुल विद इन 6 मंथ्स न्यू जैसे ही बच्चा होगा। यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि पहले कुछ दिन में, पहले 5 दिन में बच्चे का वजन उसके ओरिजिनल वजन से, जैसे वो पैदा होता है तो बहुत सारी माएँ कहती हैं कि पता नहीं ये बच्चा कमजोर क्यों हो गया, इसका वेट लूज क्यों हो गया। लेकिन 5 to 7% वेट लूज होता है। इस वजह से लूज होता है कि जितनी भी वाटर आप कह सकते हैं कि रिटेंशन होते हैं, वाटर सोलिबिलिटी होती है, वो सस्टेन हो रही होती है और वो एक्यूमुलेट हो जाती है। इस वजह से बेबी का वेट लूज हो जाता है। अब देखें कि फर्स्ट 5 डेज में जब बेबी का वेट लूज होगा तो उसकी बॉडी की डिमांड बढ़ जाएगी फॉर द फ्लूइड्स, ठीक है। अब फ्लूइड्स, उसकी जब बॉडी की डिमांड बढ़ेगी तो मदर को लगेगा कि उसको कोई फॉरन फ्लूइड देना है, लाइक पानी देना है, कुछ नहीं, उसकी मिल्क की डिमांड बढ़ रही है। इसलिए मदर को काउंसिल करें कि 10 से 12 बार उसको कोई जरूर फीड कराएं, ठीक है। और हेल्दी आपका बच्चा कैसे है ये आपको कैसे पता चलेगा? अगर एक बच्चा 6 डायपर्स पर डे, वो यूरिन जो पास कर रहा है वो 6 डायपर्स पास करे, तब आपका बच्चा हेल्दी कंडीशन में है। और 3 to 4 टाइम वो स्टूल पास करे, तब आपका बच्चा बिल्कुल हेल्दी स्टेज में जा रहा है। आपने ये मदर को जरूर काउंसिल करना है। 6 to 8 मंथ में देखें कि उसको 2 से 3 बार मील भी देना है। अब मील को हम
जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसको जैसे हम एक ह्यूमन बीइंग का, अडल्ट ह्यूमन बीइंग का मेजर मील और स्नैक करते हैं ना, तो स्नैक हमारा होगा जो मील होगा, ठीक है, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग हमारा मेजर मील ही कहलाएगा। देन 9 टू 24 मंथ्स के अंदर जब, क्योंकि ये वो स्टेज होती है जब एक बच्चे की वो कुछ मदद छुड़वाना भी चाह रही होती है, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग को अवॉइड भी करना चाह रही है, तो ये वो फीड होती है। इसके अंदर हमारे दोनों ही मेजर मील्स में कंसिडर किए जाते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग भी और दूसरा अदर मील भी, क्योंकि वो चीजें भी अब इंट्रोड्यूस कराना बेबी को बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वर्डली चीजें, क्योंकि यही वो स्टेज होती है जब बेबी एक चीज खाना शुरू करेगा और एक चीज को बिल्कुल अवॉइड करना शुरू कर देगा, उसकी चॉइसेस यहाँ से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ की कुछ रिकमेंडेशंस हैं कि 1 आवर ऑफ बर्थ के हिसाब से ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को गाइड कर दी हैं। अगर इसमें अगेन आप लोगों का कोई क्वेश्चन होगा तो वो मैं आप लोगों को कमेंट सेशन में कह लीजिएगा, या आप जैसे भी पूछना चाहें आप कभी भी मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप सबके पास मेरा नंबर मौजूद है, कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस सेशन। अगेन आई एम गोना से वन एंड ओनली वन थिंग कि आप लोगों ने इसको सिर्फ सर्टिफिकेट्स के लिए नहीं रखना, आपने मदर्स की जितनी भी पॉसिबल हो सके काउंसलिंग करनी है। आप लोगों को भी बहुत सारे बम्प्स का सामना करना पड़ेगा, बट यू हैव टू टेक इट एज अ मोटिवेशन, यू हैव टू टेक दैट पॉइंट्स एज अ मोटिवेशन। आप लोगों ने अपना काम जारी रखना है, आप लोगों ने नेक नीति से अपना काम करना है और मदर्स को बहुत ज्यादा अवेयर करना है। आप लोगों की वजह से ये पाकिस्तान एक हेल्दी एंड वेल नरिश पाकिस्तान बन सकता है। थैंक यू सो वेरी मच। अब अगर किसी का क्वेश्चन है, यू ऑल हैव 5 मिनट्स, आप अपना माइक ऑन करें और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई एम वेटिंग हियर फॉर यू ऑल 5 मिनट्स। ओके जी, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस सेशन। और आप लोगों ने फीडबैक जरूर शेयर करना है अपना, ठीक है। और इंशाल्लाह मैं और आप लोगों के अवेयरनेस के लिए, सेशंस के लिए इंशाल्लाह हम दोबारा से इसको जरूर किसी ना किसी टॉपिक पे प्लान करेंगे। विश यू गुड लक फॉर फ्यूचर। हर फील्ड